नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मगरबी बंगाल में सियासी बयानबाजी में आई शिद्दत। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर रियासत की तकसीम की तैयारी का लगाया इल्जाम। मथुरा कश्ती हादसा, हलाकतों की तादाद 13 तक पहुंची। 3 अफराद अभी भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। आबी हुदूद की खिलाफ वर्जी के बाद श्रीलंकन बहरिया की कार्रवाई। 12 हिंदुस्तानी माहीगीर गिरफ्तार, ख्वातीन का एहतजाज और रिहाई का मुतालबा। मशहूर गुलकारा आशा भोसले अब नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल हुआ। बॉलीवुड में गम की लहर। कल शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार। इस्लामाबाद में मुनक़िद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम। एतमाद के बहरान के बाइस मुआहदा ना हो सका। अमेरिका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता, ईरान का बयान। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी को शिकस्त। भारत का 61 साला गोल्ड मेडल का इंतजार बरकरार। और अब खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल में इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वहाँ पर हालात धमाका खेज होते जा रहे हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला लगातार जारी है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। পুরো দেশ একটাই, নিজের মতো করে ভাঙবে। এরপর ডিলিমিটেশন করছে, বিল আসছে। আমি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করে বলে যাচ্ছি, বিল আসছে, বাংলাটাকে টুকরো টুকরো করবে। আমি জানি না কোন রাজ্যের সাথে কোন রাজ্যকে মেলাবে। এটাও হতে পারে বাংলার কিছু রাজ্য বিহারে মিলিয়ে দিল, উড়িষ্যায় মিলিয়ে দিল, যাতে ওখানে গিয়ে আপনারা অত্যাচার ফেস করতে পারে। এটা জেনে রাখবেন, আমাদের সরকার থাকাকালীন আমি কোনো রকম ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, আমি কোনো এনআরসি করতে देव ना। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। इसी तनाजुर में AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ने वहाँ पर खिताब किया। सनअती शहर दुर्गापुर वो पहुँचे और लोगों से वहाँ पर बातचीत की, जहाँ उन्होंने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अवैसी ने आवाम से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी समाजी इंसाफ, अक़लियतों के हुकूक और तरक्की के एजेंडे के साथ मैदान में उतरी है। अपनी तकरीर में अवैसी ने दावा किया कि इन्हें आवाम की जानिब से मुस्बत रद्दअमल मिल रहा है और आने वाले इंतखाबात में बेहतर नताइज की उन्हें उम्मीद है। इन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल के आवाम तब्दीली चाहते हैं, उनकी पार्टी इस तब्दीली की नुमाइंदगी करती है। इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद है। हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए आए हैं और 3 दिन हम रहेंगे यहाँ पर। मेरे ख्याल से 6-7 विधानसभा उसमें कवर होंगे। फिर सेकंड फेज के लिए भी आएंगे, कोशिश कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि अब की बार हमको कामयाबी मिलेगी। सर, हुमायूं कबीर ने आज कहा है कि टीएमसी का साथ मीम का अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए इलेक्शन से पहले स्टिंग ऑपरेशन करके उनको बदनामी किया जा रहा है। आज कहा वो देखिए, हमको कभी इनसे जोड़ देते, कभी बीजेपी से जोड़ देते, कभी टीएमसी से जोड़ देते। अब ये किस किस से जोड़ेंगे नहीं मालूम मेरे को, और हम अपना काम करेंगे। और हम हरगिज़ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बंगाल के मुसलमानों की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन किया जाए। और यहाँ पर 50, 55, 60 साल से सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है, मगर जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की जो स्थिति है, जो खुद गवर्नमेंट का डेटा बताता है, वो बहुत ख़राब है, बुरा हाल है। एजुकेशन ले लीजिए, सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए। तो हमारा मानना है कि जब तक अल्पसंख्यक समाज के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, ये जस्टिस उनको नहीं मिलेगा। हमारी मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से कबल सियासी हलचल देखी जा रही है। AJUP को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के रियासती सदर पीरजादा खबीब अमीन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े के बाद इन्होंने पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। इनका कहना है कि हुमायूं कबीर की क़यादत वाली ये पार्टी दरअसल मुस्लिम वोटों को तकसीम करके बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रही है।
पीरजादा हबीब अमीन ने दावा किया कि इन्होंने खुद बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी को हुमायूं कबीर से फ़ोन पर बात करते हुए सुना है। इन्होंने पार्टी की माली मुआवनत और हेलीकॉप्टर से चलने फिरने और दीगर सरगर्मियों के अखराजात पर भी सवालात उठाए। दरअसल एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें मुबैना तौर पर हुमायूं कबीर को बीजेपी के साथ खुफिया मुआहदे का जिक्र करते हुए दिखाया गया है। আম জনতা উন্নয়ন পার্টি তখন ছিল জনতা উন্নয়ন পার্টি, পরবর্তীতে আম কথাটা যুক্ত হয় এবং আমাদের এই দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির সাহেবের হাত ধরে আমি জয়েন করি মরাদিঘিতে একটা জনসভার মধ্যে দিয়ে, এবং সেই জয়েনিং এর পরে আমাকে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি সেই দায়িত্ব যথাযথ স্টিল নাও কিছু সময় আগে পর্যন্ত আমি পালন করেছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি আমার দলের চেয়ারম্যানকে পরিষ্কারভাবে আমি জানিয়েছি এবং আমি SMS করে দিয়েছি, তাকে হোয়াটসঅ্যাপেও টেক্সট পাঠিয়ে বা আমার লেটার হেডে, যে আমি এই রাজনৈতিক দলটা থেকে। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने पंपोहारा असेंबली हल्के में डीएमके उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान इन्होंने अवामी जलसे से खिताब करते हुए पार्टी की पॉलिसी और तरक्याती कामों को उजागर किया और वोटरों से अपील की कि वो डीएमके उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और अवामी फलाह के लिए डीएमके का साथ देना ज़रूरी है। मुहिम के दौरान बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम मौजूद थे जिन्होंने भरपूर जोश खरोश के साथ शिरकत की। கைகாட்டி சொல்லுங்க உதயசூரி சின்னத்துல வாக்களிச்சு போன சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர் வாக்களிச்சு வெற்றி பெற வச்சீங்க. ஆனா போன முறை கிட்டத்தட்ட 3000 ஓட்டு வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சாரு. இந்த முறை குறைஞ்சது 25,000 வாக்கு வித்தியாசத்திலேயாவது திரு நிவேதா முருகன் அவர்களை ஜெயிக்க வைக்கணும். செய்வீங்களா? முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பா ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கக்கூடிய நம்முடைய வேட்பாளர் அண்ணன் நிவேதா முருகன் அவர்களுக்கும், அண்ணன் குத்தாலம் கல்யாணம், அண்ணன் அருள் செல்வன், அண்ணன் PM ஸ்ரீதர், அண்ணன் குத்தாலம் அன்பழகன், அண்ணன் ஞானவேலன் தலைமை செயற்குழு। दारुल हुकूमत दिल्ली में स्किल नारी आत्मनिर्भर संस्था की जानिब से आत्मनिर्भर नारी सम्मेलन मुनक़िद हुआ जिसमें वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने ख़वातीन के खुद इन्हसारी और मुआशी बाख्तियारी को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि हुकूमत ख़वातीन की फलाह व बहबूद और इन्हें खुद कफ़ील बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाख्तियार ख़वातीन ही मजबूत मुआशरे की बुनियाद हैं और ऐसी तक़रीबात ख़वातीन की हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा करती हैं। शक्ति वंदन अधिनियम ये पूरे देश की महिलाओं में एक उत्साह, ऊर्जा, जोश पैदा कर रहा है। आज उनको लगना शुरू हो गया है कि वर्षों बाद हम भी पूरे देश में इस निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, प्रशासन में, शासन में सहभागिता कर सकते हैं। और जिस तरीके से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्णय को आगे बढ़ाया उससे पूरे देश की महिलाएं खुश हैं। आज इन बहनों को यहाँ पर अपने विचार प्रकट करते हुए देख करके किस तरीके से उन्होंने अपने वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर अपनी सहमति जताई, अपना उत्साह दिखाया है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारत किस और नई दिशा में बढ़ रहा है जिसमें महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने का काम। कर्नाटक में हुक्मरान जमात कांग्रेस के अंदर काबीना में रद्दोबदल के मुतालबात शिद्दत इख्तियार कर गए, जिसके बाद पार्टी के बाद सीनियर अरकान ने नई दिल्ली जाने का फैसला किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुतअद्दिद सीनियर अरकान आला कमान से मुलाकात करके काबीना में नए चेहरों को मौका देने का मुतालबा करेंगे। इन लीडरों में कर्नाटक हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे TB जयचंद्रा और चीफ व्हिप अशोक पटन भी शामिल हैं। ये लीडर्स कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात करने वाले हैं। The senior legislators completed 3 terms, 4 terms, 5 terms, like that. We have decided among ourselves a month back that we should all go to Delhi to impress upon Mallikarjun Kharge ji
He is the 8th president and he is from Karnataka. He is our leader. The thing is, now the government period is 3 years is over. समुद्री हदूद के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में श्रीलंकन नेवी ने हिंदुस्तान के 12 माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। इतलात के मुताबिक माहीगीरों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो समुद्र में मछली पकड़ने में मसरूफ़ थे। ज़राए के मुताबिक बहरिया के एहलकारों ने बंदूक की नोक पर माहीगीरों को गिरफ्तार किया, इनकी कश्ती जब्त कर ली और उनके साथ मुबैना तौर पर सख्त रवैया अख्तियार किया। इस वाक़े के बाद माहीगीर बिरादरी में शदीद खौफ हरास फैल गया। गिरफ्तारी के बाद साथियों ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में ख़वातीन भी शरीक थीं, सड़क पर निकल आईं और अपने अजीज़ों की गिरफ्तारी पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। ख़वातीन ने रोते बिलखते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि गिरफ्तार माहीगीरों को फौरी तौर पर रिहा कराया जाए और उनकी बाहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी में पेश आए कश्ती हादसे के 2 दिन बाद इतवार की सुबह मजीद 3 लाशें बरामद होने के बाद हलाकतों की तादाद 13 तक पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा वृंदावन में जुमे को उस वक्त पेश आया जब कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में कई अकीदतमंद डूब गए। अब तक 22 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया जबकि 3 अफराद ताहाल लापता है और इनकी तलाश जारी है। हुक्काम ने बताया कि यमुना नदी में जारी सर्च ऑपरेशन में मुकामी पुलिस के साथ NDRF और SDRF की टीमें हिस्सा ले रही है। ताहम तेज़ बहाव और गहराई के बाइस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये 10 तारीख की नाव दुर्घटना हुई थी जिसमें कुल 5 से 6 लोग मिसिंग थे। उसमें से कल 1 और 2 आज अभी तक रिकवर हो चुके हैं। अभी 2 से 3 लोग बचे हुए हैं जिसके बारे में लगातार हमारी टीमें इसमें प्रयास कर रही हैं। नई दिल्ली में रन फॉर अम्बेडकर रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के उन्वान से एक मैराथन का इनेकाद किया गया जिसे कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया कि RSS और भारतीय जनता पार्टी आईन हिंद को कमज़ोर करने की कोशिश करे जबकि कांग्रेस इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने भी शिरकत की और कहा कि आइन की हिफाजत और इसकी रूह को बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है क्योंकि यही मुल्क के इत्तेहाद और इस्तेहकाम की बुनियाद है। इंडिया में नहीं, मेरे ख्याल में पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में मैराथन होना चाहिए। और मैं जरूर आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग जितने भी, मैं 2-3 लफ्ज़ बोलूँगा, जितने भी यंग लड़के हैं जो अभी जो यंग बच्चे आ रहे हैं जो 18-19 साल के, उनसे गुजारिश करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और हिस्ट्री भी पढ़े क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आप हिस्ट्री आपकी भूलना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मध्य प्रदेश के खंडवा में वाक़ कमर्शियल टैक्सेस के दफ्तर में अचानक आग लगने से पुराने रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक आग लगने का वाक़या अचानक पेश आया जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग की लपेट में आकर दफ्तर के कई अहम और पुराने दस्तावेजात तबाह हो गए जिससे महकमे को नुकसान पहुँचा। आग लगने की वजूहत का अभी तक पता नहीं चल सका। ताहम मुतल्लिका हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी है। ये कंट्रोल रूम से GST कार्यालय में आग लगने की सूचना मिली है। हम तत्काल पहुंचे यहाँ पर, हमारा बल भी पहुंच गया, फायर ब्रिगेड भी लग गई है। करीबन 75% आग बुझा दी गई है, लगभग 85% बुझा दी गई है। अभी कुछ है जो हम कर रहे हैं और उसको भी बुझा देंगे बस। मणिपुर के इम्फाल वैली में आज भी एहतजाजी मुजाहरों और धरनों का सिलसिला जारी रहा जहाँ लोगों ने ज़िला बिष्णुपुर के इलाके तुरंगा अवांग लिकाई में बम धमाके में 2 कमसिन बच्चों के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को पेश आए इस धमाके के चंद घंटों बाद तुरंगला के करीब CRPF कैंप के नज़दीक फायरिंग के वाक़े में मज़ीद 3 मुजाहिरीन के मारे जाने की भी खबर है जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। इम्फाल वेस्ट के इलाके में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और एक बड़ा एहतजाजी जुलूस निकाला जिसमें हलाकतों के खिलाफ नारेबाजी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सख्त निगरानी बरकरार रखी है। मेरा नाम बिकेन, मैं इसी खुराई का कोऑर्डिनेटिंग बॉडी का मेरा भी स्पोक्स पर्सन है। जो हम ट्रोनोबी में जो किया था, जो माँ के साथ 2 बच्चे मरे हुए हैं तो माँ घायल हुआ है, उसके बाद
3 आदमी CRPF जवानों ने मारा दिया है। इसी की वजह से हम लोग इधर में धरना चल रहा है। बॉलीवुड की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए। उनकी वफात से मौसीकी की दुनिया एक सुनहरी आवाज़ से महरूम हो गई। आशा जी ने अपनी सुरीली आवाज़ से दहाइयों तक लाखों दिलों पर राज किया और वो हमेशा अपने लाजवाब गीतों के जरिए मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेंगी। बॉलीवुड की मशहूर गुलकारा आशा भोसले अब नहीं रही। एक ऐसी आवाज जो दहाइयों तक दिलों की धड़कन बनी रही, अब खामोश हो चुकी है। हर आंख नम, हर दिल बोझल। कोई उनके गाए हुए नगमे याद कर रहा है तो कोई अपनी जिंदगी के वो लम्हे जिनमें आशा जी की आवाज ने रंग भरे थे। आशा जी की मौत की खबर सुनकर जैसे सबके दिल टूट गए। 92 साल की उम्र में आशा जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। 11 अप्रैल को मुंबई के ब्रिज कैनेडी अस्पताल में उन्हें दाखिल कर दिया गया था। सीने में इन्फेक्शन और थकावट की वजह से उनकी सेहत बिगड़ गई थी। वाकई कुछ लोग जिस्म से रुखसत हो जाते हैं मगर रूह बनकर हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। 8 सितंबर 1933 को आशा भोसले महाराष्ट्र के सांगली में पैदा हुई। वो बचपन से ही मौसीकी की दुनिया में आई। अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर से सीखा और अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से एक ऐसी पहचान बनाई जो कभी मिट नहीं सकती। लता मंगेशकर जैसे अजीम बहन के साथ उन्होंने मौसीकी को एक नया रंग दिया। आशा भोसले ने अपने कैरियर का आगाज 1940 की दहाई में किया। उन्होंने डायरेक्टर बिमल राय और राज कपूर के साथ म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर, सरदार मलिक, सज्जाद हुसैन, एस महेंदर और AR के साथ काम किया। आशा अपनी बहन की तरह सुरीली आवाज रखती थी। आशा की आवाज ने 1950 की दहाई में बॉलीवुड में एक जादू जगाया। साल 1952 की फिल्म संगदिल में गाना गाया जिससे उन्हें शोहरत मिली। मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की जोड़ी उस वक्त सुपरहिट साबित हुई। आशा जी ने अपने पूरे करियर के दौरान हिंदी, बंगाली और मराठी समेत 20 जबानों में गाना गाया। आशा भोसले की जिंदगी सिर्फ गीतों तक महदूद नहीं थी, वो हिम्मत, मोहब्बत और जज्बे की कहानी थी। उन्होंने दुख भी देखे, मुश्किलें भी बर्दाश्त किए, मगर कभी अपनी मुस्कुराहट और अपनी आवाज का जादू कम ना होने दिया। आज वो नहीं है, मगर जब भी कोई पुराना गाना बजेगा, जब भी किसी की आंख नम होगी, जब भी कोई दिल मोहब्बत में डूबेगा, जरूर आशा जी की आवाज गूंजेगी। क्योंकि कुछ आवाजें कभी मरती नहीं, वो हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। सन 2000 में आशा भोसले को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 2008 में पद्म विभूषण, 2018 में बंगा विभूषण, 2021 में महाराष्ट्र भूषण, इसके अलावा कई अवार्ड से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आलमी शोहरत याफ्ता रेत के फनकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समंदर के किनारे 20 फीट लंबी वीणा की शानदार रेत की मूर्ति बनाकर लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले को दिल से खराज अकीदत पेश किया। यह खूबसूरत फनपारा न सिर्फ इनकी मौसीकी से मोहब्बत का इजहार था, बल्कि एक अजीम फनकारा को जज्बाती अंदाज में अलविदा कहने की कोशिश भी थी। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी को चीनी खिलाड़ी शी यूची के हाथों शिकस्त के बाद चांदी के तमगे पर इत्तेफाक करना पड़ा। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साल नौजवान खिलाड़ी फाइनल में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सके और उन्हें 8-21 और 10-21 से सीधे गेम्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद भारत का मर्दों का सिंगल्स में 61 साल से जारी गोल्ड मेडल का इंतजार मजीद बढ़ गया। इससे कबल दिनेश खन्ना ने 1965 में ये एजाज हासिल किया था।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी जौहरी ख्वाहिशात तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती है। इन्होंने दावा किया कि अमरीका जल्द ही अपनाए हुर्मुज में नाकाबंदी जैसे इक़दाम पर गौर करेगा ताकि खित्ते में बढ़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनाज़े पर अमरीका अपनी हिकमत अमली सख्त करेगा, ताहम इस बयान पर तेहरान की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार ने कहा कि अमरीका तारीख़ी मुज़ाकरात के दौरान ईरान का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा, जिनका इनेकाद पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के हल के लिए किया गया था। तो अब देखिए ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ईरान और अमेरिका के दरमियान हफ्ता के रोज़ शुरू होने वाली अहम बातचीत बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म हो गई। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तकरीबन 21 घंटे तक जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात को दोनों ममालिक के दरमियान 1979 के बाद सबसे आला सतह का राब्ता करार दिया जा रहा था। अमेरिकी वफ़द की क़यादत अमेरिकी नायब सदर ने की, जिन्होंने वाज़ेह किया कि वाशिंगटन ईरान से इस बात की ठोस ज़मानत चाहता है कि वो एटमी हथियार तैयार नहीं करेगा। ताहम मुज़ाकरात के इख्तिताम पर उन्होंने एतराफ़ किया कि ईरान की जानिब से ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद अमेरिकी नायब सदर ने इशारा दिया कि ईरान को इस मामले पर मज़ीद गौर के लिए वक्त दिया जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने अमेरिका के मुतालिबात को गैर मुनासिब करार देते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया है। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक अपने अपने अलग मौक़िफ़ के साथ शरीक हुए। अमेरिका ने मुकम्मल एटमी अदम फैलाव, यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी और आब नाए हुर्मुज़ को खोलने का मुतालबा किया, जबकि ईरान ने जंगी नुकसानात का इज़ाला, पाबंदियों का खात्मा, आब नाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे की बात की। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी, आलमी तवानाई मंडी और बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी पर मुमकिना असरात के पेश नज़र दुनिया भर की नज़रें इन मुज़ाकरात पर मरकूज़ थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।